हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको नए टॉपिक से हमेशा रूबरू कराते हैं और निश्चित रूप से आप उसका लाभ लेते होंगे। इसी क्रम में आज हमारे बीच उपस्थित हैं आरची सिंह, जिन्होंने एनसीएल में ओवरसीयर के पद पर 10वीं रैंक हासिल करी है। आपको मिलवाते हैं आरची सिंह से। हेलो आरची। हेलो सर। आरची, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने बीटेक खत्म किया हुआ है। 2019 बीटेक पास आउट हूँ और उसके बाद 2019 में ही एमटेक ज्वाइन कर लिया था, तो एमटेक अभी रनिंग है। अच्छा, जो आपने जो ओबीसी का जो आपका पद था जिसके लिए आपने प्रिपरेशन करी, सबसे पहले हम बात करेंगे इसका सिलेबस था क्या? सिलेबस मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला पोर्शन था टेक्निकल पोर्शन और सेकंड पोर्शन था नॉन टेक्निकल पोर्शन। नॉन टेक्निकल पोर्शन में काफ़ी वास्ट सिलेबस होता है, मतलब सभी चीज़ें होती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ, और न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स, सभी कुछ होते हैं। और फर्स्ट पोर्शन जो था वो था टेक्निकल पोर्शन। टेक्निकल पोर्शन में हमारे जो कोर ब्रांच है मेरी सिविल इंजीनियरिंग, उसके सारे टॉपिक्स कवर किए, जैसे हमारे बेसिकली आरसीसी, हाईवे, ट्रांसपोर्टेशन और जियोटेक, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें थी जो भी कोर्स सब्जेक्ट्स में होती हैं। जो आपका ये सिलेबस था, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन थी, उसकी जो आपकी रणनीति थी, वो किस तरह की रणनीति आपने बनाई एग्जाम को क्रैक करने के लिए? बेसिकली प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो थी, एक्चुअली मैं क्या है कि 3 साल से जब मेरा बीटेक फाइनल ईयर था, तब से ही प्रिपेयर कर रही थी कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए मुझे प्रिपेयर करना है। तो ये तो पता था कि सब में टेक्निकल पोर्शन होता ही है अगर आपको इंजीनियर बनना है आगे जाके। तो उसके लिए तो प्रिपरेशन तो चल ही रही थी। स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि पहले पहले टाइम जब मैंने प्रिपेयर किया था तब ये मिस्टेक की थी कि जैसे कोई सब्जेक्ट अगर मैंने फरवरी में स्टार्ट किया है, तो ये सोच रही थी कि चलो ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, दूसरा खत्म करेंगे, जब सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे तब फाइनली रिवीजन होगा और फिर एग्जाम देना है। तो इसमें मिस्टेक ये हुई कि हमारे कोर के ही मतलब 14 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपके पास 1 महीने का भी टाइम नहीं होता कि एक सब्जेक्ट आप 1 महीना पढ़ रहे हो या अच्छे से पढ़ के खत्म कर दो। तो मैंने ये सीखा और सीनियर्स से भी बात करके या लोगों से, जैसे टीचर से बात करके, ये देखा कि ऐसे तो नहीं खत्म हो सकता सिलेबस। इसमें मैंने ये ध्यान रखा कि 4 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट, जितने इनिशियली जैसे 3 सब्जेक्ट रख लिए, बाद में जब हैबिट हो जाती है आपको 6 घंटे या 8 घंटे रेगुलरली पढ़ने की, तो उसके बाद आप एक और सब्जेक्ट ऐड कर दो कि 4 सब्जेक्ट एक दिन में खत्म कर रहे हैं हम। और एक और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये थी कि पहले वेटेज डिसाइड किया कि जैसे किस सब्जेक्ट के वेटेज ज़्यादा हैं। जैसे हो सकता है कि इन्वायरमेंट का वेटेज ज़्यादा है, जियोटेक का वेटेज ज़्यादा है, तो आप इसको डेली पढ़ें, मतलब डेली शेड्यूल में रखें, क्योंकि इसमें आप मिस्टेक करने का चांस नहीं ले सकते ना। अगर एग्जाम में 15 क्वेश्चन डायरेक्ट इसी से आने हैं, तो जैसे गेट वगैरह हैं तो 15 मार्क्स का वेटेज है इसका, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते इनके साथ। अच्छा, ये जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल आप सब्जेक्ट की बात कर रही हैं, तो उसमें चैलेंजिंग ज़्यादा क्या था, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल? टेक्निकल इसलिए चैलेंजिंग होता है क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में अराउंड 3000 फॉर्मूलेज होते हैं हमारे पास, और वो याद रखने किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होते हैं कि आप 3000 फॉर्मूले और उसके एप्लीकेशन याद रख रहे हैं। तो टेक्निकल मेरे ख्याल से ज़्यादा चैलेंजिंग है और उसको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और नॉन टेक्निकल इसलिए चैलेंजिंग है क्योंकि पोर्शन अनडिफाइंड होता है। टेक्निकल में तो हमें फिर भी पता होता है कि यही चीज़ पढ़ेंगे और इसी से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। नॉन टेक्निकल में क्या होता है कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, जैसे वर्ल्ड अफेयर हो गया या करंट अफेयर्स हो गया, तो आपने अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिस की हुई है और उसी से क्वेश्चन आ गया तो वो नहीं बनते। जैसे आप टेक्निकल फील्ड से हैं, आपका बीटेक है, एमटेक आप कर रहे हैं, तो जो आपका नॉन टेक्निकल जो आपकी फील्ड थी या जो सिलेबस था, वो उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे करी? उसके लिए क्या था कि मैंने कभी क्या प्रिपरेशन की नहीं थी। जब मैंने पीएसयू के एग्जाम देखे और पता चला कि इसमें नॉन टेक्निकल पोर्शन भी आता है, सिर्फ टेक्निकल नहीं पूछे जाते। जैसे गेट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चंस ही आते हैं, नॉन टेक्निकल नहीं आते। तो उस टाइम में तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई थी, अब मैं क्या करूँ, मतलब थोड़ा पैनिक सिचुएशन चल रही थी। फिर मैंने ऐसे यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट किया कि चलो कुछ तो कंटेंट मिल जाए कि कहाँ से मैं पढ़ लूँ। तो उसमें ये एजुकेशन, कैरियर पॉइंट एजुकेशन दिखाई दिया वहाँ पे। तो सर जैसे काफ़ी अच्छा कंटेंट देते हैं हमेशा, उनकी करंट अफेयर्स की एक सीरीज चल रही थी,
तो उसी से उनका नंबर मिला था। तो दीपेश सर से एक बार बात की थी, तो उन्होंने बताया कि ऐसा मत करो, मतलब पूरा टाइम 1 महीना अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो टेक्निकल रह जाएगा, और अगर हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो उसका एक क्वेश्चन रह जाएगा। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा था कि किसी भी पीएसयू का पेपर जो होता है उसमें हमेशा ये रहता है कि कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं। अगर 89 मार्क्स आप, जैसे मेरे 100 में से 89 मार्क्स थे, तो आप 89 मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते अगर एक भी टॉपिक आपने छोड़ दिया या कुछ भी मिस कर दिया तो उसलिए मैंने क्या किया कि सर से बात की। उन्होंने बोला कि एक काम करो, सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस करो, और करंट अफेयर्स में आप ये याद रखो कि अगर कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड बन रहा है, जैसे अभी किसी भी साइट में कुछ नई चीजें फाउंड हुई हैं, या तो किसी मंदिर का वापस से रिनोवेशन हो रहा है, या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चन बनते हैं, हिस्ट्री के भी, ज्योग्राफी के भी करंट अफेयर्स से ही बनते हैं। तो मैंने अलग से नहीं पढ़ के इसमें हमेशा फोकस किया कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब अगर कुछ हिस्ट्री का क्वेश्चन दिख रहा है तो अच्छे से हिस्ट्री के बन सकते हैं, अगर इकोनॉमिक्स का है तो इकोनॉमिक्स के बन सकते हैं। तो ऐसे थोड़ा ध्यान दे करके लास्ट 1 महीना या 2 महीना रेगुलरली फॉलो किया और उससे पढ़ा। जो प्रिपरेशन होती है या कोई भी एग्जाम होती है, उस एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ी भूमिका होती है। टाइम मैनेजमेंट को अगर हम इस तरह से देखें कि एक तो स्टडी के टाइम मैनेजमेंट, और दूसरा जब एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम हॉल का टाइम मैनेजमेंट होता है। तो आप ये बताइए कि जो आपका स्टडी का टाइम मैनेजमेंट था, वो आपने कैसे, क्या शेड्यूल रहा आपका, कैसे कैसे तैयारी करी, और उसके बाद जब एग्जाम देने का एग्जाम हॉल में, तो एग्जाम हॉल में किस तरह का टाइम मैनेजमेंट रहा आपका? जब पहले प्रिपरेशन की बात करते हैं, जैसे प्रिपरेशन के टाइम में क्या होता है कि तो हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी अर्ली स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हमारा पेपर होने वाला है दिसंबर में, तो हम स्टार्ट तो जनवरी से कर दिया है प्रिपरेशन। तो पहले पहले क्या होता है ना कि हमें लग रहा होता है कि चलो हो जाएगा, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। तो सीरियसनेस क्या फर्स्ट डे से होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि हमारे पास टाइम नहीं है, एक साल का भी जो टाइम होने वाला है वो बहुत कम पड़ने वाला है। तो उसलिए मैंने ये कोशिश की थी कि सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। जैसे अगर आप पेपर दे रहे हैं तो 3 महीने करीब लेके चलना चाहिए, 3 महीने पहले पेपर खत्म हो जाए। और सिलेबस जैसे आपने 3 महीने पहले खत्म कर दिया तो सिर्फ टेस्ट सीरीज, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मतलब सिर्फ आना जरूरी नहीं होता, वो कितनी स्पीड में आप सॉल्व कर पा रहे हैं वो ज़रूरी होता है। तो मैंने वो डिसाइड किया कि 3 महीने पहले ख़त्म करना है। 3 महीने पहले जब सिलेबस ख़त्म हुआ तो टेस्ट सीरीज, और फिर उसके बाद रेगुलर से प्रैक्टिस 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 कर रही थी। मतलब डेली क्वेश्चन करने हैं, डेली टारगेट रखने हैं कि आप 300 क्वेश्चन या 250 क्वेश्चन जितने भी आपसे हो पा रहे हैं सॉल्व, उतने तो करके ही सोने हैं हमें। तो जब आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे और प्लस टाइमर के साथ कि हर क्वेश्चन में आपको 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम ना लगे, तो वैसे प्रिपरेशन टाइम पे तो यही किया था खैर। और एग्ज़ाम की बात करते हैं, एग्ज़ाम हॉल में, एग्ज़ाम हॉल में मैंने हमेशा नोटिस किया था कि आपको अगर 100 मार्क्स का पेपर है अगर, तो आपको 90 क्वेश्चन, सॉरी 90 मिनट्स दिए जाते हैं। और अगर एक मैंने वाइवेक्सील का भी पेपर दिया था इससे पहले, तो उसमें देखा था कि वो था 120 मिनट्स थे उसमें, और वो 200 मार्क्स का क्वेश्चन था, क्वेश्चन 200 मार्क्स के थे। तो मतलब इतने कम टाइम में उसको सॉल्व कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फिर उसलिए मैंने इससे सीखा था कि बहुत जल्दी सॉल्व करना है। तो जो आपको क्वेश्चन आ रहे होते हैं, जैसे तुरंत देखते साथ आपको आंसर पता है कि ये यही आंसर होने हैं इनके, तो सबसे पहले आप उसको टिक करें, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप टिक कर दें। नेक्स्ट लेवल होता है सेकंड लेवल, जिसमें पता तो होता है कि करना क्या है, दिमाग में स्टेप होते हैं, पर फिर भी अपने को खुद को पता होता है कि हम इसको 30 सेकेंड्स में भी नहीं कर पाएंगे, तो उसको 1 मिनट के लिए छोड़ दें और दूसरे क्वेश्चन में चले जाएं। फिर उसके बाद क्या करना है कि जब तीसरे लेवल का जो टफ टॉपिक्स होते हैं या फिर जो टफ क्वेश्चंस होते हैं कुछ, तो उसको एकदम लास्ट में करना है। जैसे टेक्निकल के अगर टफ क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं कि हमने टेक्निकल पोर्शन खत्म कर दिया है तो अब टफ क्वेश्चन करते हैं उनके, क्योंकि पता होना चाहिए कि अभी नॉन टेक पोर्शन भी बचा हुआ है। तो पहले आप पूरा पेपर खत्म कर लो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, बाद में जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उनको फिर से ट्राई करो, या फिर जितना टाइम बच रहा है उस हिसाब से जितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ये सारी बात निकल गई। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब स्टडी की अपन करते हैं स्टडी, या फिर जब एग्जाम हॉल में जाते हैं, तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हर स्टूडेंट से होती है, और वो कॉमन मिस्टेक्स के कारण मार्क्स हमारे कटते हैं और कहीं ना कहीं सिलेक्शन हमारा रह जाता है। और फिर बाद में जब हम उसको रियलाइज करते हैं कि ये कॉमन मिस्टेक हमसे हो गई है, और वो निश्चित रूप से आपसे भी रही होगी कॉमन मिस्टेक,
तो वो शेयर करिए कि वो कॉमन मिस्टेक कौन सी थी और उन्हें कैसे कम कर सकते हैं हम। कॉमन मिस्टेक 2-3 पॉइंट्स हैं जैसे मुझे याद हैं, तो मैं वो बता देती हूँ आपको। जैसे फर्स्ट मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम की किसी भी प्रिपरेशन की पहले हम 1-2 मंथ सीरियस नहीं हो पाते हैं या थोड़ा सा टाइम लगता है फ्लो पकड़ने में, सीरियसनेस लाने में अपने आप से। तो वो थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि हमारे पास टाइम बहुत है। टाइम एक्चुअली बहुत कम होता है प्रिपरेशन के लिए भी। और फिर दूसरी बात होती है कि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस में फोकस करना है। मतलब आता तो सभी को है, ऐसा नहीं है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन्हें कुछ नहीं आता, आता उन्हें भी उतना ही है। बस बात डिफरेंस ये हो जाता है कि कौन कितनी जल्दी सॉल्व कर सकता है उसको। अगर आप ऐसे देखें, हमारी ओवरशेयर की पोस्ट है अगर, और अगर आप साइड पे काम कर रहे हैं तो उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो तुरंत डिसीजन लेके तुरंत उसको सॉल्व कर सके। ऐसे नहीं चाहिए कि आप उनको सॉल्व करने के लिए टाइम लगा रहे हैं या तो आपको उसके लिए बुक रेफर करनी पड़ रही है चीज़ों को, इसीलिए एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। तो समझना ये ज़रूरी होता है, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा की कि कॉन्सेप्ट ज़्यादा स्ट्रांग रहें और जल्दी चीज़ें सॉल्व हों। ये बस रखा था दिमाग में। और ये जो सारी प्रिपरेशन रही जो आपकी सक्सेस रही, इस पूरी प्रिपरेशन और सक्सेस में जो हमारा चैनल है कैरियर पॉइंट, इसका क्या योगदान रहा? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि नॉन टेक्निकल पोर्शन था ही नहीं, मतलब 2 साल से तो उसको पढ़ा ही नहीं था, इसी साल स्टार्ट ही किया। तो सबसे ज़्यादा उसमें दिक्कत थी, उन्होंने बोला भी कि आपके पास जैसे अब शॉर्ट टाइम बचा हुआ है तो आप पूरा सिलेबस मत ख़त्म करो और करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करो। और दूसरा पॉइंट ये था कि थोड़ी सी गाइडेंस होती है, जैसे आपको टीचर पे ट्रस्ट भी करना चाहिए। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि चलो वो सर बोल रहे हैं दूसरे से भी पूछूं, तीसरे से भी पूछूं, या फिर वो बोल रहे हैं तो हो सकता है कि गलत हो जाए। मैंने सोचा कि अभी कोई ऑप्शन नहीं है, सर जैसा बोल रहे हैं आप वैसे ही कर लो। तो खैर फ़ायदा हुआ भी, क्योंकि मैंने इसमें 30 मार्क्स में से 28 स्कोर किए हैं, सिर्फ 2 मार्क्स ही गलत हुए हैं उसमें। तो खैर ये अचीव। अच्छा आरसी, कोई भी एग्जाम होता है तो जो एग्जाम स्टूडेंट देता है उसे ये पता नहीं पड़ती कि वो रैंक में आएंगे, और आप अंडर 10 में 10th आपकी रैंक है, तो कैसा लग रहा है जब 10th रैंक मिलती है? खैर काफ़ी टाइम जैसे हो गया प्रिपरेशन करते हुए, एग्ज़ाम भी एक आध दिए हुए थे, पीएसयू के पेपर दिए हुए थे और उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे उनमें। तो हमेशा से ये कोशिश थी कि ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आऊँ। मुझे खैर पता नहीं था कि रैंक आएगी इसमें या नहीं आएगी, पर यही था कि अपना बेस्ट ट्राई करना है जैसा भी करना है। और रैंक आने के बाद तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है, किसी को भी ज़्यादा अटेंशन मिलती है, तो थोड़ा सा अच्छा तो काफ़ी लग रहा है। और पहली जॉब भी है ये, क्योंकि अभी तक मैंने कभी जॉब की नहीं है इसके पहले, तो पहली जॉब है, सक्सेस तो ऑब्वियसली सबको बहुत अच्छा लगता है। हमारे चैनल के माध्यम से वह स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए आप कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी टिप्स देना चाहेंगे जिससे उनकी सक्सेस रेट बढ़े? हाँ, सक्सेस रेट बढ़ाने का ऐसा कोई ज़्यादा ट्रिक्स या फॉर्मूले यूज़ नहीं होते हैं। बेसिक बात ये रहती है ना कि आप समझें कि आपको पोस्ट में सर्व क्या करना है। जैसे अगर आप एक टीचर हैं तो आपके कुछ मोटिवेशंस होते हैं या फिर कुछ एथिक्स होते हैं उस प्रोफेशन को लेकर के। तो अगर इंजीनियरिंग की बात करें, जैसे मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, तो हमारे कुछ एथिक्स हैं कि हमें इस पोस्ट को सर्व करना है। तो पहले आपको एथिकल रहना ज़रूरी होता है। उसके लिए ये है कि हर पोस्ट की डिमांड अलग होती है। इंजीनियरिंग में बहुत सारी पोस्टें होती हैं, जैसे कोई जूनियर इंजीनियर है, फिर उसके बाद आप मैनेजर भी बन सकते हो और ईएस भी बन सकते हो। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि सबके रोल अलग होते हैं। एक ही कंपनी में जेई होते हैं, एई होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, सबके रोल्स अलग होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमसे क्या चीज़ें ज़्यादा पूछी जाएंगी। जैसे फॉर सपोज ये जेई की पोस्ट है, तो जो जेई होते हैं उनका फील्ड नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए उनको। तो मैंने ऐसे डिसाइड किया था कि अगर वो क्वेश्चन भी देंगे तो उस हिसाब से देंगे ना जो उन्हें चाहिए ज़्यादा। तो इसलिए मैंने सर्वेइंग ज़्यादा पढ़ी और आरसीसी ज़्यादा पढ़ी। जितने भी सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिनमें फील्ड में ज़्यादा यूज़ होते हैं वो ज़्यादा फोकस किया उन पे, ना कि डिज़ाइनिंग पे, क्योंकि हमारे सिविल में डिज़ाइनिंग सब्जेक्ट्स भी बहुत होते हैं। तो अगर आप डिज़ाइनिंग में चले गए या बहुत डेप्थ डिज़ाइनिंग ही पढ़ रहे हैं 2-3 महीना, तो आपको पता होना चाहिए कि उससे फ़ायदा नहीं होगा अगर आप जेई की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप ईएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो चीज़ें ज़्यादा फ़ायदा देंगी, क्योंकि उन्हें ओवरऑल करना ये होता है कि उनको डिज़ाइन को एग्जीक्यूट करना होता है। तो मैंने ये थोड़ा सा देखा था। और दूसरी बात, जो प्रिपरेशन में हम हर इंसान को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में, वो यही होती है कि आपको सही स्ट्रैटेजी कभी पता नहीं होती है। और तो ये सबसे बड़ी बात है कि सब्जेक्ट्स पैरेलल रखें। जैसे अगर 3 सब्जेक्ट आप पैरेलल रख रहे हैं
तो क्या है, तीनों सब्जेक्ट 3 महीने भी चल रहे हैं तो उसका रिवीजन होता जा रहा है, एक भी सब्जेक्ट छूट नहीं रहा है। और अगर एक ही सब्जेक्ट 1 महीना किया फिर उसके बाद एक पूरे महीना उस सब्जेक्ट को देखा ही नहीं तो वो चीज़ें भूल जाती हैं ना, दिमाग से चली जाती हैं। प्लस इंजीनियरिंग में 3000 फॉर्मूले होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो 3000 फॉर्मूले याद रखना बहुत मुश्किल बात होती है। तो उसलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए, कि आप रिवीजन प्रॉपर करते रहें। हर रोज़ एक फार्मूला बुक थी मेरे पास, तो खैर मतलब मैंने ही बनाई थी, शॉर्ट नोट बनाए हुए थे, फार्मूला बुक थी। तो ये शेड्यूल था कि हर रोज़ सुबह उठ के एक बार उसको पढ़ना ही है, ताकि वो चीज़ें याद रहें। सबसे ज़्यादा माइनर मिस्टेक यहाँ होती है कि जैसे फॉर्मूलेस में कई बार प्लस होता है और हमें याद ही नहीं होता कि वहाँ प्लस था या माइनस था। एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा होता है। अब घर पे सॉल्व करते हैं तो चलो नहीं बन रहा है, देख लिया, बुक से देख लिया कि ये फॉर्मूला था, उसके बाद ऐसे खुशी हो जाती है कि चलो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। लेकिन एग्जाम में आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता ना कि आप थोड़ा सा फॉर्मूला रेफर कर लो या किसी से पूछ लो कि ये क्या फॉर्मूला है। तो वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं उसमें। मुझे खैर मैंने देखा था वाइडेक्स टीयू के पेपर में तो ज़्यादातर यही मिस्टेक हुई थी कि प्लस माइनस, प्लस है या माइनस है, वहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा था या फिर उसका पावर क्या था, 3 था या 4 था। टेक्निकल में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है इसमें। अच्छा, ये जो आपने सफलता हासिल करी, जो आपका ओवरसीज के बाद सिलेक्शन हुआ, इसके लिए आप किसे श्रेय देना चाहेंगे? श्रेय तो खैर सभी को है, जितने लोगों ने भी सपोर्ट किया। जैसे पेरेंट्स हैं, तो अभी ये पूरा लॉकडाउन पीरियड था तो उन्होंने हमेशा ध्यान रखा कि मुझे डिस्टर्ब ना हो, या फिर जैसे हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है आपको। प्रिपरेशन में क्या होता है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं कि चलो खाना बाद में खा लेंगे, या फिर आज नहीं खाया तो स्किप हो गया कभी। तो उन्होंने पूरा ध्यान रखा कि हेल्थ भी मेंटेन हो और प्लस डिस्टर्ब ना हो। जैसे कोई मेहमान आ रहे हैं तो उन्हें भी वो बोलते थे कि नहीं अभी वो पढ़ रही है तो आप जैसे बाद में मिल लेंगे, या अभी ज़रूरी नहीं है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो पेरेंट्स का खैर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था, और प्लस फैमिली से भी था, क्योंकि मैंने ये देखा कि हमेशा मेरे साथ मतलब जितने भी लोग हैं ज़्यादातर, या जो भी वो पोस्ट सर्व कर रहे हैं, तो हमेशा वो यही बोलते थे कि ठीक है आप कर लोगे या फिर हो जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। तो उनका सभी को, खैर सभी को है। ओवरऑल सभी ने आपके साथ मेहनत करी, आपने हाँ। स्टडी पर मेहनत करी और उसका नतीजा ये हुआ कि आर्ची को एनसीएल में ओवरसीयर के पद पर 10वीं रैंक हासिल हुई। तो दोस्तों, ये थी आर्चीज, और हमारे चैनल के माध्यम से हम आर्चीज को शुभकामनाएं देंगे आगे के भविष्य के लिए। इसी तरह तरक्की करती रहे और आगे बढ़ते रहे। तो आज बात करी हमने आर्ची से, आगे भी हम आपको ऐसे ही लोगों से मिलवाते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। थैंक यू।